हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी मस्त भी होंगे। सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। ये जो है आपकी सॉल्वेंट पेपर है कब का है, तो 2016 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और ये है आपके एसएसटी का पेपर। क्या है? एसएसटी का पेपर है। और ये आता है, आप लोग को सबको पता है, 50 नंबर में आता है। 25 आपको क्वालिफाई करना होता है। वैसे अगर नॉलेज रहेगा तो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप लोग थ्योरी सहित भी पढ़ेंगे तो आप लोग को नॉलेज मिलेगा ही, ठीक है। वो आप लोग के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं, यहाँ पे देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना और इसके प्रमुख शासकों के बारे में लिखिए। क्या है बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, इनके बारे में लिखिए। 2016 के क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। लगभग आपके 320 से 335 ईस्वी तक उनका शासन रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की नींव रखी और उसे उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से तक विस्तारित किया। उनके बाद उनके पुत्र जो थे समुद्रगुप्त, 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य को अपने प्रशासनिक और सैन्य कौशल के कारण और अधिक सशक्त किया। 335 से 380 तक, ये देखिए, ये जो डेट आता है ना, ये डेट आप लोग के 1 नंबर में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम कवर करके चलिएगा आप लोग। डेट तो बोलना नहीं है आप लोगों को। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे 320 से 335 और 335 से 380 तक आपके समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? भारतीय अलेक्जेंडर। और आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मेगस्थनीज जो था कब आया था भारत? तो आपके समुद्रगुप्त के समय में मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज आपके समुद्रगुप्त के समय में ही भारत आया था। और इनके जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे आपके हरिसेन थे। कौन थे? वेट, हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों से। अगर भारतीय अलेक्जेंडर पूछे तो आप समुद्रगुप्त के नाम से जानेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में विजय प्राप्त करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 के बाद 415 ईस्वी तक शासनकाल में गुप्त साम्राज्य को अपने शिखर पर था। उन्होंने सिक्कों पर अपने चित्र के साथ साथ विदेशी व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो वो थे 380 से 415 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त प्रथम का कितने वर्ष तक थे, तो 320 से आपके 335 तक उनका राज्य था, ठीक है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना करी आपके। उसके बाद 335 से 380 तक आपके समुद्रगुप्त जी रहे थे। उसके बाद उनको भारत का अलेक्जेंडर भी माना जाता था। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कब तक रहते हैं? तो 380 से 415 ईस्वी तक। शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था अपने शिखर पर था। उन्होंने सिक्कों पर अपने चित्र के साथ साथ विदेशी व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों से कि चंद्रगुप्त जब द्वितीय आए तो उन्होंने अपने सिक्कों पर अपने चित्र के साथ विदेशी व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया था। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन आपके 2016 का ही है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी अत्यंत व्यवस्थित थी। सम्राट सर्वोच्च शासक होते थे। उनके प्रशासन का संचालन विभिन्न मंत्रियों द्वारा किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन सम्राट के पास पूरी शक्ति होती थी, लेकिन उन्होंने कई उपाधियों वाले अधिकारियों को नियुक्त किया था, जैसे उत्तम प्रधानमंत्री, कुमार आपके राजकुमार और पाटन आपके नगर प्रमुख। देखिए अगर आपसे ये पूछे कि उसमें उत्तम कौन होता था तो आपके प्रधानमंत्री, कुमार कौन होता था? आपके राजकुमार, पाटन नगर के प्रमुख कहलाते थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अत्यंत व्यवस्थित थी। व्यवस्थित ये पूछता है, सुव्यवस्थित और सुगठित और सुव्यवस्थित आपके 1 नंबर में जो है बहुविकल्पी में क्वेश्चन भी आया कि आपका जो गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था था तो क्या था? तो आपके व्यवस्थित, सुगठित और व्यवस्थित थी। ये आपके डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सम्राट आपका सर्वोच्च शासक होता था। जो सम्राट होते थे वही सर्वोच्च शासक होते थे। उनके प्रशासन का संचालन विभिन्न मंत्रियों द्वारा करा जाता था। कौन कौन थे? तो आपके उत्तम प्रधानमंत्री, कुमार राजकुमार और आपके पाटन नगर के प्रमुख थे। चलिए अब यहाँ पे देखिए
स्थानीय आपके प्रशासन ग्रामों में ग्राम प्रमुख होते थे जो स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे। कर प्रणाली क्या था, तो गुप्त साम्राज्य में व्यापार और कृषि से कर वसूला जाता था। जो व्यापार होता था और जो कृषि होता था उससे यहाँ पे कर वसूला जाता था, जिसमें भूमि कर, उत्पाद कर और अन्य स्थानीय कर भी शामिल थे। क्या क्या थे उसमें? भूमि कर भी लगता था, उत्पाद कर और अन्य कर, स्थानीय कर आपके शामिल होते थे। कर प्रणाली इसमें क्या था, तो गुप्त साम्राज्य में व्यापार और कृषि से कर वसूला जाता था। आपके सी-टेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके सी-टेट के लिए, यूपी-टेट के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, क्योंकि हिस्ट्री बदलेगा तो नहीं, चाहे मॉडर्न हुआ चाहे एंशिएंट हुआ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही रहेगी ना। और समझ लीजिए एसएसटी में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे फेल होते हैं आपके सी-टेट में, इसीलिए इतना कम रिज़ल्ट बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से आप लोग की नींव मजबूत रहेगी ना, तो आगे आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम, कितना भी हार्ड एग्ज़ाम हो, तो ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। बात यह है ना, आप लोग डायरेक्ट जाते हैं, ऐसे रट्टू विद्या करके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो कर प्रणाली थे क्या थी, एक एक बार रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है। कर प्रणाली गुप्त साम्राज्य में व्यापार और कृषि से कर वसूला जाता था, जिसमें भूमि कर रहता था, उत्पाद कर रहता था और अन्य स्थानीय कर भी इसमें शामिल थे, ठीक है। न्याय व्यवस्था कैसा था, तो सम्राट के आदेशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्याय दिया जाता था। न्यायालयों में सम्राट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाता था। न्याय व्यवस्था क्या था, तो सम्राट के आदेश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्याय किया जाता था और न्यायालयों में सम्राट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाता था। गुप्त साम्राज्य का आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे देखिए जो गुप्त साम्राज्य था वहाँ के आर्थिक जीवन, गुप्त साम्राज्य में कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग प्रमुख थे। यहाँ पे कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग आपके गुप्त साम्राज्य में प्रमुख था। यह साम्राज्य मुख्य रूप से मक्का, चावल, गेहूँ जैसी कृषि उत्पादों पर निर्भर रहता था। इसके अलावा आपके सिल्क और मड़िया जैसी वस्तुओं का व्यापार भी प्रचलित रहता था। समुद्र और स्थल मार्गों के माध्यम से विदेशी व्यापार भी में वृद्धि हुई थी, विशेषकर रोम और सीरिया के साथ। क्या था, देखिए आर्थिक जीवन गुप्त साम्राज्य में क्या था, तो गुप्त साम्राज्य में कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग प्रमुख थे। यह साम्राज्य मुख्य रूप से आपके मक्का पर, चावल और गेहूं जैसी कृषि उत्पादों पर निर्भर रहता था। इसके अलावा सिल्क और मड़िया जैसी वस्तुएं जो थीं व्यापार भी प्रचलित थीं। समुद्र और स्थल मार्गों के माध्यम से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और विशेषकर आपके रोम और सीरिया के साथ इनका जो विदेशी व्यापार था होता था। सामाजिक जीवन कैसा था, तो गुप्त काल में जाति व्यवस्था अधिक मजबूत हुई, जिसमें 4 प्रमुख जातियां थी। कौन कौन थी, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। शिक्षा का महत्व भी बड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय इसी समय का था। कुमारगुप्त ने इसका, कौन था, कुमारगुप्त ने इसका स्थापना करवाया था। शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। समाज में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख थी। ये धार्मिक मान्यताएं गुप्त साम्राज्य के समाज और संस्कृति को प्रभावित करती थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि सामाजिक जीवन इन लोगों का कैसा था। गुप्त साम्राज्य में आपकी जाति व्यवस्था अधिक मजबूत थी। इसमें 4 प्रमुख जातियाँ थीं। आपके ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य और शूद्र थे। शिक्षा का महत्व बढ़ा था। इसी समय आपके जो चंद्रगुप्त, जो कुमारगुप्त थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और आपके समाज में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख थी। ये धार्मिक मान्यताएं गुप्त साम्राज्य के समाज और संस्कृति को प्रभावित करती थी। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं। गुप्त काल में विज्ञान और कला के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियाँ थीं। गुप्त काल के भारतीय इतिहासों में इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या था, गुप्त काल में विज्ञान और कला के क्षेत्र में इसे स्वर्ण युग बोला गया, क्योंकि इस समय कला, साहित्य और गणित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त करी थी। गणित के लिए आर्यभट्ट आपके 476 से 550 ईस्वी में इन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपके आर्यभट्ट, उन्होंने पाई का मान आपके
1416 निर्धारित किया और ग्रहों की गति जो थी आधिकारिक कैलेंडर का अध्ययन किया। जो आर्यभट्ट थे आपके 476 ईस्वी 550 ईस्वी में इन्होंने गणित और खगोल शास्त्र की में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पाई का मान इन्होंने 3.1416 ईस्वी 16 आपके निर्धारित किया और ग्रहों की गति जो थी आधिकारिक कैलेंडर का अध्ययन करा था आपके आर्यभट्ट ने इसी समय। विज्ञान जो था यहाँ पे सुश्रुत भी उस समय आ गए थे। सुश्रुत का आप लोगों ने नाम सुना था। शैल्य चिकित्सक ने अपने योगदान के लिए, शैल्य चिकित्सा में ये लोग अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैल्य चिकित्सा के विधियों और हड्डियों को जोड़ने के तरीका पर शोध करा। देखिए जो आपके सुश्रुत थे, सुश्रुत की कहानी जो अभी मतलब ये जो आप लोग के प्लास्टिक सर्जरी का बात होता है तो उसी समय हो गया था। एक उनके शिष्य थे सुश्रुत के जिनका नाक टूट गया था, तो उनका प्लास्टिक सर्जरी आपके सुश्रुत ने करा था। तो सोचिए अभी तो मतलब बहुत आपके साइंस बहुत आगे है, लेकिन इसका आविष्कार आपके गुप्त काल से ही शुरू हो गया था। जो सुश्रुत थे ना, शैल्य चिकित्सक थे, ठीक है, और वो अपने योगदान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने शैल्य चिकित्सा की विधियां और हड्डी जोड़ने के तरीकों पर शोध करा था। कला जो था गुप्त काल में वास्तुकला और मूर्तिकला में उत्कृष्टता देखी गई। गुप्त वास्तुकला के उदाहरण के रूप में कांची और उज्जैन और लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है। गुप्त काल में दीवार चित्रकला और पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध थीं, जैसे अजंता की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि गुप्त काल के साहित्य में प्रमुख रचनाएं और लेखक कौन थे। तो गुप्त काल में साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। कई महान लेखक और काव्य की रचनाएं भी उत्पन्न हुई। कालिदास सबसे प्रमुख, उसमें देखिए ये है जो डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रघुवंशम है, शाकुंतलम है, मेघदूतम, ये सारे इनकी रचनाएं। जैसे काव्य रचनाएं लिखी गई जो भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं। इसी समय आपके नाटक जो भास के नाटक गुप्त काल के प्रमुख साहित्य के योगदान थे, जैसे कि आपके उद्रांगार और उनके स्वप्नवासदत्त जैसी कृतियां शामिल हैं। ये सारे आपके बीए एमए में ये लगते हैं। ये बुक जो है ना संस्कृत में लिखी गई है। ये बुक जो है भास के नाटक थे। आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट आपके गणित और खगोल शास्त्र में योगदान दिया। उनकी कृतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आर्यभट्ट प्रमुख हैं। आपके विचार्य उन्होंने कुमार संभव जैसे ग्रंथ लिखे जो गुप्त काल के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुमार संभव किसका है, तो आपके कालिदास का ही है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा दूर हो गया, एक सेकंड। ये भी आपके कालिदास की रचना है, ठीक है। और ये सब रचनाएं, ये सारे नाटक वगैरह जितने भी हैं, ये सारे आपके कब के हैं, तो गुप्तकालीन है। कब के, गुप्तकालीन में। कालिदास की रचना है आपके कुमार संभव। चलिए अब यहाँ पे देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिन्हें प्रमुख कारणों में से कुछ निम्नलिखित हैं। विदेशी आक्रमण, हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। हूण राजा मिहिर गुप्त के समय पर साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। साम्राज्य के विस्तार नीति, गुप्त सम्राटों को विस्तारवादी नीतियाँ भी साम्राज्य के लिए संकट का कारण बनी, क्योंकि यह साम्राज्य के संसाधनों पर दबाव डालने लगा था। जो आपके मिहिर राजा था उस समय साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे और गुप्त साम्राज्य जो था उस समय कमज़ोर बन गया था। जो हूण के राजा थे, मिहिर गुप्त थे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक असंतुलन, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत समाज में असंतुलन, राजनीतिक संघर्ष भी साम्राज्य के पतन का योगदान कर रहे थे। जो आपके समाज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है ना, बोल रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपके कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सरकार का रूप माना जाता है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी बढ़ाना, विकास कार्यों को सही तरीके से लागू करना। यह व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है और ये क्वेश्चन जरूर पूछ के आएगा, चाहे आपके बहुविकल्प में आए चाहे अति लघु उत्तरीय में आए। ये एक ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है, पंचायत समिति आपके ब्लॉक स्तर पर, और एक होता है आपके जिला पंचायत जो होता है जिला स्तर पर कार्य करता है। जिला पंचायत यह व्यवस्था स्थानीय समस्याओं को के समाधान में मदद करती है और विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी
के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को व्याख्यात करिए। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को प्रमुखता दी है। उन्होंने असहमति के बावजूद शांतिपूर्ण विरोध की अपील करी है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी है। और ये सारे टॉपिक आप लोग को हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोग देखेंगे ये सारे विस्तार में पूरे थ्योरी सहित आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर ये क्लास फिर थ्योरी सहित प्रोवाइड कराएंगे तो क्लास लंबी चली जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आता है आप लोग के डीएलएड में, चाहे वर्तमान भारतीय समाज में आएगा चाहे एसएसटी में आएगा, पूछेगा तो ज़रूर आप लोगों से। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आंदोलन पे गांधी जी के और उन पे वर्धा योजना ये सारे प्रोवाइड करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, चलिए वर्धा योजना भी आपके महात्मा गांधी जी का ही है। भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों को समझाइए। भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में शिक्षा, औद्योगिकरण, कृषि सुधार, विज्ञान और तकनीकी उन्नति और बाहरी निवेश शामिल है। इन तत्वों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील और समृद्ध बनाने की मदद की है। क्या है भारत में आर्थिक विकास जो है आपके शिक्षा के औद्योगिकरण, कृषि सुधार, विज्ञान और तकनीकी उन्नति और बाहरी निवेश में शामिल है। इन तत्वों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील और समृद्ध बनाने में मदद करी है। अब 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में लोकतंत्र के महत्व को स्पष्ट करिए। तो भारत में लोकतंत्र जो है, हमारे भारत में लोकतंत्र का महत्व इस बात में निहित है कि यह नागरिकों को स्वतंत्र रूप से चुनाव करने, उनके अधिकारों को संरक्षण और सरकार से पारदर्शिता की अपेक्षाएं करता है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को महत्व दिया जाता है। यह विभिन्न धर्म आपके लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को महत्व दिया जाता है और यह विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों को समान अवसर प्रदान करता है। चलिए 21A जो है आपके मौलिक अधिकार शामिल है आपके। चलिए भारत में महिला अधिकारों के लिए हुए प्रमुख संघर्षों को बताइए। भारत में महिला अधिकारों के लिए कई संघर्ष हुए हैं, जिनमें सत्याग्रह के द्वारा महिला शिक्षा, बाल विवाह निषेध कानून और महिला मतदान का अधिकार प्रमुख है। महिलाओं के अधिकारों के दिशा में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और आपके एक थे जो उनका क्या नाम है, जिन्होंने महिला बाल विवाह नहीं बता रही हूँ, एक सेकेंड, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आपके एक और थे, उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा है, जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, राजा राम मोहन राय। ये जो थे ये सब लोग नारी अधिकार जो थे उन पर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने संघर्ष करा था। भारत में शिक्षा सुधारों के प्रमुख उपायों पर चर्चा करिए। तो भारत में शिक्षा सुधारों के प्रमुख उपाय जो हैं, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि भारत में शिक्षा सुधारों के प्रमुख उपायों पर चर्चा करिए। भारत में जो शिक्षा सुधारों के प्रमुख उपाय हैं, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, गुणवत्ता में सुधार, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, नए तकनीकों आपके कौशलों के विकास को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके NEP ने इन सुधारों को अधिक सुदृढ़ किया ताकि सभी विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा मिल सके। चलिए भारत में भूगोल में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का महत्व बताइए। अच्छा, भारत में पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं ना, यहाँ पे जो होता है खाद्य पदार्थ जो होता है यहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पर्वतीय एरिया होती है। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उसमें खाद्य प्रभाव ज़्यादा, मतलब जितने भी जल संरक्षण है वहाँ पे आपके मैदानी क्षेत्रों में खाद्य उपजाऊ होते हैं, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खाद्य उपजाऊ नहीं होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन बनकर अगर आप लोग अपनी तरफ से बनाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। वैसे किताबी ज्ञान ज़्यादा पल्ले पड़ता नहीं। वैसे देख लीजिए, भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि इनका जलवायु और कृषि पर भी गहरा प्रभाव है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और जल स्रोतों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ खाद्यान्न और अधिक पैदावार होती है। तो चलिए, यहाँ का क्लास बहुत लंबा होगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्लास आप लोग का 25 क्वेश्चन लिए थे और क्लास लंबा होगा। SST है ना, तो थोड़ा सा क्लास लंबा होगा। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।